और चलिए शुरू करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश। और उत्तर मध्य प्रदेश में आज बात होगी 2024 के लिए मिशन पूर्वांचल की, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही एक्शन में है। अखिलेश यादव पहुंचे थे वाराणसी और एक बड़े पदयात्रा का भी ऐलान पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर हैं। आजमगढ़ थोड़ी देर पहले वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की पहचान में बदलाव अब शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से यहाँ का जो टैलेंट था उसे मौका नहीं मिल पा रहा। तो सवाल ये है कि क्या 2024 की जो सियासी जंग है वो पूर्वांचल पर केंद्रित है, और क्या पूर्वांचल के जरिए ही बेड़ा पार होगा ये उत्तर मध्य प्रदेश। आजमगढ़ से भाजपा का संदेश, 24 की जंग से पहले किले में सेंध। भाजपा की मिशन 80 का लॉन्चिंग पैड, सीएम योगी की पूर्वांचल की परिक्रमा। राजनीतिक पार्टियों का टारगेट 80, महाजंग से पहले जनता को रिटर्न गिफ्ट। दो 2024 की जंग का महा ऐलान, सपा सुभाषपा के गढ़ में विजय प्लान। चौबीस की सत्ता का गेटवे पूर्वांचल, योगी की परिक्रमा से बड़ी हलचल। कौन किस पर भारी, किसकी क्या तैयारी, किसका ढहेगा किला, किसके गढ़ में लगेगी सेंध। उत्तर मध्य प्रदेश। तो चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है अरुण राजभर जी, सुभाषपा राष्ट्रीय महासचिव, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता भाजपा, और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। आनंद जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो पूर्वांचल पर फोकस हुआ है, समाजवादी पार्टी ने पदयात्रा का ऐलान कर दिया है। आज मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे आजमगढ़ और वहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा आजमगढ़ की तस्वीर और पहचान अब बदलनी शुरू हुई है। तो क्या मानकर चले कि 2024 की जो लड़ाई है इसे सभी लोग मान रहे हैं कि पूर्वांचल जिसने साथ लिया वो सब कुछ साथ लेंगे? पूर्वांचल पर फोकस है आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में बांटकर देखने की कोशिश नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को समग्रता के साथ देखती है। जब भी बात करती है 25 करोड़ लोगों की बात करती है। हम पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, हरित प्रदेश, इसके इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते हैं पूर्वांचल, जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो जो 6 प्रभारी बनाए गए थे उसमें गोरखपुर क्षेत्र था आपका, लखनऊ क्षेत्र था, कानपुर क्षेत्र था। तो सियासी तौर पर थोड़ा बंटवारा करके तो रणनीति बनती है। मतलब कोई दल ये कह दे कि जाति हम नहीं मानते, क्षेत्र नहीं मानते, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं भारत में। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार हर क्षेत्रों में चल रही है। पूर्वांचल में भी चल रही है, पश्चिम में भी चल रही है, अवध में भी चल रही है, बुंदेलखंड में भी चल रही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आजमगढ़ में जिस तरह से बदलाव आया है, आपने देखा लोकसभा चुनाव, उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हमारे कैंडिडेट वहां से जीते, रामपुर में भी हम जीते। तो आजमगढ़ की जनता ने एक बार स्पष्ट रूप से यह बताने का काम किया है कि अब तक की जो सियासत समाजवादी पार्टी ने वहां की, लगातार समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के बावजूद, लगातार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को क्या दिया? आजमगढ़ को सिर्फ दुनिया भर में बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। वहां पर अपराध को बढ़ाने का काम, आतंकवादियों के घर पे जाके भोजन करने का काम, उनके घर वालों को प्रश्रय देने का काम यह समाजवादी पार्टी करती रही। हमने जो है आने के बाद आजमगढ़ में अपराध पर लगाम लगाया। हमने वहां विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर गई। इसके अलावा ओडीओपी लागू किया हमने, ताकि हमारी निजामबाद इलाके में जो ब्लैक पॉटरी का काम होता है या मुबारकपुर में जो साड़ियों का काम होता है उसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।
तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमेशा इस चीज को लेकर फोकस्ड रहती है कि किस तरह से स्थानीय चीजें जो हैं उनको उनकी ब्रांडिंग की जाए और कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों का जीवन सुगम हो, इसको लेकर हम काम करते हैं। और यही वजह है कि लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जहां तक बात किया आपने अखिलेश यादव जी की कि वो पदयात्रा निकालने वाले हैं, देखिए अंतिम यात्रा समाजवादी पार्टी की तो खुद जो है जनता ने निकाल दी विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से अखिलेश यादव जी के अंदर इतना खौफ भर गया है कि वो न तो उपचुनाव में कहीं जा रहे हैं, न तो नामांकन में कहीं जा रहे हैं, डरे सहमे बेचारे अपने घर में बैठे हुए और ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी पता नहीं पदयात्रा में भी जाएंगे कि नहीं, ये भी संशय का विषय है। संगठन ने भले अपने आधार पर तय कर चलिए दिया। इस पर आगे नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण राजभर जी लगातार बने हैं। अरुण जी, आप लोगों ने भी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी ये दावा किया कि पूर्वांचल में आप लोगों ने जमीन जो तैयार की थी वही वजह बनी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली। आप लोग की प्लानिंग क्या है? आप लोग भी अपने संगठन का विस्तार करने का प्लान बना रहे हैं पूर्वांचल में, या फिर किसी दल के साथ हो जाएंगे उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए अवधेश जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत प्रतिदिन जनता के बीच में रहते हैं। आप देख रहे होंगे अभी वो गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ का दौरा करके अब वो चंदौली की तरफ जा रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं के दुख सुख में भी शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और जो संगठन के नए निर्माण हुए हैं उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अनवरत जिलेवार भ्रमण करके उस संगठन को बनाने में लगे हैं और जो सदस्यता अभियान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चल रहा है और उसको मजबूती से अमली जामा पहनाने में लगे हैं। जहां कमजोरी हो रही है वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से इसमें लगे हुए हैं। हाँ, लोकतंत्र में ये तो प्रक्रिया है कि जो जिसकी सरकार होती है और वो सरकारी योजनाओं को उस अपने जिस भी जिले के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उस जिले में जाकर के उसकी घोषणाएं करते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है सरकार की, वो विकास का कार्य करती है। लेकिन हमेशा से पूर्वांचल उपेक्षित रहा है। इसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा पूर्वांचल राज्य अलग मांग किया है कि छोटा प्रदेश होगा तो सुखी प्रदेश बनेगा और विकसित प्रदेश बनेगा। और बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में आप देखिएगा कि तमाम बुनकर समाज के लोग रहते हैं, बुनकरों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती है। और पूर्वांचल में आप देखेंगे कि कोई भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर, आप गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए घोषणा हुई, अभी तक उसका निर्माण कार्य हुआ कि नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। और जो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना वो भी अभी निर्माण कार्य हो चुका, लेकिन अभी उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है कि उसको निर्माण बेहतर किया जाए ताकि पूर्वांचल के जो जौनपुर के हैं, आजमगढ़ के लोग वहां इलाज बेहतर करा सके। हाँ, कुछ जिलों में जहां जैसे आप देखेंगे कि नहर की सफाई करना है, बरसात आ गई, अभी कुछ जिलों के नहर के सफाई नहीं हो पाए हैं। तो पूर्वांचल से हमेशा से जैसा एक भेदभाव हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पर जनता का ध्यान जो सरकार की तरफ जा रही है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो अखिलेश जी वाराणसी पहुंचे थे, एक बड़ी पदयात्रा का ऐलान भी आप लोगों की तरफ से किया जा चुका है जिसमें तमाम बड़े नेता उतरेंगे जमीन पर। आज योगी जी ने भी आजमगढ़ से शुरुआत की है, तो क्या ये माने क्या कि इस बार जो 2024 की लड़ाई है केंद्र पूर्वांचल ही रहेगा? देखिए, एक बात मान के चलिए कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बहुत डरी और सहमी है। उसे पता है कि वो विकास के नाम पे वो राजनीति करती नहीं है, वो तो जाति धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है। विकास का काम इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने देखा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में देखा है। और पूर्वांचल हमेशा से समाजवादी का गढ़ रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के लोग समझदार होते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि समाज के अंदर में विकास की राजनीति कौन करता है, कौन है जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करता है। और हमेशा से समाज में, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी की देन है, सब अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक्सप्रेसवे का मतलब ही नहीं जानती। एक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया और ऐसा बनाया कि 4 दिन उद्घाटन किए नहीं हुए और बारिश की 4 बूंदें क्या पड़ती हैं कि वो पूरा बुंदेलखंड उखड़ जाता है, एक्सप्रेसवे उखड़ जाता है। उनका विकास तो ऐसा है जो धरती फाड़ के ऊपर आ जाता है। सोचो, बारिश की बूंदों से ही रोड टूट जाती है, तो इनका विकास था, इनका तो एक्सप्रेसवे ऐसा होता है। और हमारा एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव समाजवादी ने, जमीन समाजवादी ने ली थी। आगरा और अगर लखनऊ एक्सप्रेस में देखोगे तो आज भी चल रहा है, कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है उसके ऊपर में। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ बातें करेगी। समाजवादियों ने आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया,
जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया, ना जाने कितने मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने पूर्वांचल में दिए। पूर्वांचल लेकिन अनुराग जी, आज मुख्यमंत्री जी तो गए थे, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को अब पहचान मिलनी शुरू हुई। अभी तक तो वहां का टैलेंट कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि नेतृत्व तो ठीक नहीं था आजमगढ़ में। देखिए, आजमगढ़ में कोई आज पहली बार नहीं, आजमगढ़ से हमेशा बड़े बड़े लोग हम निकले हैं, चाहे कैफ आजमी साहब रहे हो, चाहे सवाना आजमी जी रही हो, चाहे कितने IPS IAS वहां से निकलते हैं, ना जाने कितने स्पोर्ट्समैन वहां से निकले, ना जाने कितने जो एक्टिंग में अपनी दुनिया में नाम कमाया। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, पॉलिटिक्स में आए उन्होंने अपना नाम कमाया, आर्ट की दुनिया में नाम कमाया। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, कहते हैं ना जिसको जो देखना वही दिखाई देगा, इनकी मानसिकता है सिर्फ नफरत खोजना। ठीक है आनंद जी, आप लोग केवल नफरत खोजते हैं क्या? ये एक्चुअली नफरत की लालटेन लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो नफरत की लालटेन वालों को नफरत तो दिखेगी, ये भाईचारे की लालटेन लेके कहाँ घूमते हैं? ये विकास की लालटेन तो उनके पास है ही नहीं। आनंद जी, आप लोग के पास वो लालटेन नहीं है क्या जो होनी चाहिए? जनता ने लालटेन किसको पकड़ाया ये तो अनुराग भदौरिया जी को अच्छी तरह से पता है कि लालटेन में भी अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम नफरत की राजनीति करते हैं। अरे भाई, नफरत की राजनीति तो आप करते थे जब आपके नेता जो है वो आतंकवादियों के परिवारों में जा के बैठा करते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे, आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। नफरत की राजनीति तो उसे कहते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि आजमगढ़ को, अरे भाई आपने आजमगढ़ की पहचान को बढ़ाने के लिए क्या काम किया? अनुराग जी जरा बता दीजिए ना, आजमगढ़ में आपने क्या किया? अरे आप बताइए ना, आपने आजमगढ़ में क्या किया? अनुराग भदौरिया जरा मुझे बता दीजिए, अनुराग भदौरिया मुझे बताइए आपने आजमगढ़ में क्या किया? और आजमगढ़ में अभी आपने नाम लिया कैफी आजमी का, वो भी आप सही से नहीं ले पाए, उनको कैफ आजमी बोल रहे हैं, कैफी आजमी तक का नाम आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। सबाना आजमी, कैफी आजमी दो ही आपको आजमगढ़ में दिखते हैं। आपको अयोध्या सिंह हरिओत नहीं दिखेंगे, आपको पंडित राहुल सांकृत्यायन नहीं दिखेंगे, आपको छन्नूलाल मिश्रा नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे आतंकवादियों के परिवार, आपको दिखेंगे गुंडे माफियाओं के परिवार। आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक जो है वो अवैध शराब कांड में लिप्त पाए जाते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद अपराध चलाने का काम करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करने का काम करते थे, और यहाँ तक कि तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते थे, देश के ऊपर उंगली उठाने का काम करते थे। सभी की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन नीतीश भी बने हुए हैं वाराणसी में, पूर्वांचल का केंद्र। नीतीश ये बताइए कि जो भी सियासी तौर से मूवमेंट बढ़ा है राजनीति का, चाहे सपा हो भाजपा, इसको लेकर जनता के बीच क्या चल रहा है? कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं क्या 2024 की? निश्चित तौर पे अवधेश जी, और जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी अभी आप भी सुन रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 का मिशन पूर्वांचल सभी दलों को लेकर अब एक तरह से शुरू हो चुका है। वजह उसमें कई हैं। वजह है वोटों को साधना, वजह है MY समीकरण को साधना। चूँकि आपको बताऊं कि पूर्वांचल के बहुत ज़िले ऐसे हैं जहां मुस्लिम और यादव की बहुलता है, उन वोटों पर नज़र है। इसके साथ ही अगर वैसी वोटों को देखें तो उन पर भी नज़र है लोगों की। और इतना ही नहीं, इन सब के इतर एक विकास का एजेंडा जिसे बनारस के मॉडल के तौर पर कहा जा रहा है, वो भी इस बार के 2024 के चुनाव में शामिल होने वाला है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस पहुंचे। बनारस में उन्होंने कई बयान दिए, निशाना भी साधा। उसके बाद जौनपुर गए, जौनपुर जाने के बाद अब आज मुख्यमंत्री आजमगढ़ में। तो ऐसी जो यात्राएं हैं या फिर ऐसा जो दौरा है, निश्चित तौर पे आने वाले 2024 का आगाज़ इसको हम देख सकते हैं तैयारियों के तौर पर। जिस तरह से मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचेंगे आजमगढ़ में, अगर जो है योजनाओं परियोजनाओं की सौगात, और इसके साथ ही अगर बात करें बनारस में पाएंगे तो बनारस में सिर्फ बनारस के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं, बल्कि बनारस मंडल के जो अन्य अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो आने वाले समय में किस तरह से चुनावी समीकरण को सेट किया जाए, इन सारे विषयों पर अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। आनंद दुबे जी, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, अरुण जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि दो बड़े दल हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, दोनों के पास अपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। आप लोग कैसे बीच में जगह बनाएंगे? क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए स्पेस की दिक्कत तो रहती है, और जिस तरीके से हमले चारों तरफ से आपके ऊपर हो रहे हैं, तो लगता है कि चुनौती कठिन है पूर्वांचल में आप लोगों के लिए।
देखिए, हम उन तबकों के बीच में जा रहे हैं जिन तबकों की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर, चाहे अति पिछड़े दलित हों, चाहे वंचित लोग हों, चाहे उपेक्षित, जो अपने थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर न्यायालयों में जो न्याय नहीं पा रहे हैं, जिनके पास हिस्सेदारी आज तक नहीं मिल पाई है, उनको हम जगा रहे हैं। और बड़े लंबे समय से हमारी ओम प्रकाश राजभर जी आज 20 सालों से उनको जगा करके अपने पक्ष में खड़ा किए, और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि पूर्वांचल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ भी खड़ा होते हैं उसके साथ एक बड़ी ताकत चली जाती है। आप देखिए 2017 का रिपोर्ट देख लीजिए और 2022 का रिपोर्ट देख लीजिए कि गाजीपुर में 2017 में हम भाजपा के साथ थे तो भाजपा 6 सीटें, सभी सीटें जीती थी, मऊ की सभी सीटें जीती थी, बलिया की जीती थी, आजमगढ़ की को 1 सीट जीती, तमाम सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। लेकिन 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ आए तो जिले के जिले सीटें, चाहे आप गाजीपुर देखिए, आजमगढ़ देखिए, अंबेडकर नगर देखिए, बस्ती देखिए, मऊ देखिए, बलिया देखिए, तो इस तरीके से जो हमारे संगठन के लोगों ने कार्य किया और उनके संगठन के लोगों ने, और बहुत मजबूती से हमारा मतदाता ट्रांसफर हो गया, एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। और इसी क्रम में हम अपने अभियान, सदस्यता अभियान, मैंने ट्रांसफर करेंगे इस बार विधानसभा में सपा को कर दिया, आप किसको करेंगे? अभी तो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, जब जिसके पास संगठन होता है वही मजबूती से चुनाव लड़ पाता है और दूसरे को ट्रांसफर करा पाता है। जिसके पास संगठन नहीं होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, वो सिर्फ हवाबाजी करता है। आनंद जी, आप लोग ये ट्रांसफर लेने को तैयार हैं क्या? सबसे बड़ी चीज, बड़ी मजबूती के साथ मैं सदस्यता अभियान चला रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ों को मैं अपने दल के साथ जोड़ने की कवायद कर रहा हूं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को जन जन तक बताने का काम कर रहा हूं। और 5 तारीख को हमारे सभी जिलों की बैठक होगी, उसके बाद 10 तारीख को विधानसभा की बैठक होगी और 1 तारीख को हम इसकी समीक्षा करेंगे और बहुत मजबूती के साथ जो हमारे कार्य पीछे हुए होंगे, आगे की कार्य योजना के बारे में, जनता की जो समस्याएं हैं उसके लिए। ठीक है आनंद जी, ये वोट आपकी तरफ ट्रांसफर होगा क्या? बातचीत चल रही क्या? क्योंकि सपा से तो बात बिगड़ गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी से इनकी बात क्यों बिगड़ी ये तो अनुराग भदौरिया जी बता सकते हैं और अरुण राजभर जी बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लक्ष्य और सभी की सेवा के लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने हम अपने अभियानों, अपने कार्यक्रमों, अपने सिद्धांतों के अनुरूप नहीं, देखिए सिक्योरिटी तो जिसको भी खतरा होगा, जो भी सिक्योरिटी मांगेगा, सरकार उस पर समीक्षा करती है, शासन प्रशासन उस पर रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद उसको सुरक्षा दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर जी प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो एक पार्टी के मुखिया हैं, वो विधायक हैं, अगर उनको जरूरत थी तो उनको सुरक्षा दी गई। समाजवादी पार्टी के भी कितने लोगों को इसी सरकार में सुरक्षा मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मिली हुई है, तमाम दल के लोगों को मिली हुई है। तो इस पर तो कोई बात नहीं हो सकती है। जिसे खतरा होगा, जिसको आवश्यकता समझी जाएगी, वो पूरी एक प्रक्रिया, उसके बाद उसको सुरक्षा दी जाती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों पर, अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है। जो लोग भी हमारे सिद्धांतों में, हमारे कार्यक्रमों में और हमारी योजनाओं में, हमारे विचारों के साथ जिनका तालमेल बनता है, वो हमारे साथ आते हैं, हम उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। हमने पहले भी किया और गठबंधन को धर्म का नाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तमाम पार्टियों को लेकर भी सरकार चलाने का जो सबसे सफल फॉर्मूला है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हम तो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं, उसके बावजूद भी अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान करते हैं और उनको मंत्री पद देते हैं, उनको सरकार में रखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। ठीक है डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, अरुण जी कह रहे हैं कि हमारा वोट ट्रांसफर हो गया था सपा को, अब किसको होगा तो पता नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पूर्वांचल में एक बड़ा सपोर्ट सुभाष पर रही है या समाजवादी पार्टी सक्षम है कि 2024 के चुनाव में अपना दम अकेले दिखा देगी? मुझे लगता है ये जनता का अपमान होता है कि जब हम ये कहें कि हम जनता का वोट ट्रांसफर कर देते हैं। ये वोट बहुत ही ये हमारे लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व होता है। ट्रांसफर वाला जैसा शब्द जो है ये अच्छी बात नहीं है जनता के लिए कि हम देते हैं। ऐसे ट्रांसफर होने लगे, जनता का मत, जनता का अपना विचार होता है, जनता देखती है, सुनती है कौन उनके अधिकार के लिए लड़ता है, उसके बाद जनता अपना फैसला लेती है क्यों किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी। ऐसे ट्रांसफर ना होते हैं ना जाते हैं। इसके पहले भी सरकारें बनी है, 12 से 17 में भी सरकारें समाजवादी की रही है, उसके पहले भी समाजवादी पूर्वांचल में जीतते रहे, समाजवादी ट्रांसफर पे हम तो विश्वास नहीं रखते क्योंकि हम जनता पे विश्वास रखते हैं। हम इतने कॉन्फिडेंस में नहीं बोलते कि हम वोट ट्रांसफर करते हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, हम सेवा भाव से जनता की मदद करते हैं, हम जनता की सेवा में हम कैसे जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज के अंदर में न्याय मिल,
मिले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलना मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामाजिक न्याय जैसी बातें नहीं हो रही है, ना यहाँ पे महंगाई पे बात हो रही है। जो और आप सामाजिक न्याय किसको दिलाने जा रहे हैं? अपने रिश्तेदारों को सामाजिक न्याय दिलाने जा रहे हैं। जितने अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित के ऊपर मुंह खोल नहीं पा रहे हैं। आप जा रहे हैं प्रोफेसर साहब अपने रिश्तेदारों को चाहे आपने डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार देखा हो, चाहे भ्रष्टाचार देखा हो, चाहे आपकी सामाजिक न्याय तो इसी रास्ते पर चल पड़ी है, गुंडों को बचाने निकल पड़े हैं। लगातार भ्रष्टाचार जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के ठीक है, समाजवादी बंद कमरे में रहना है, डर के मारे बंद कमरे में रहे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि किस सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं? अरुण जी पूछ रहे हैं कि सामाजिक न्याय आप लोग का परिवार तक सिमट गया है। हाँ, तो वो जानते हैं, वो अपनी बात कर रहे होंगे क्योंकि वो परिवार में है ना, इसलिए उनको आप उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को न्याय दिलाने के लिए प्रोफेसर साहब अंधेरी रात में गए हुए थे, और अंधेरी रात में चिट्ठी किसके लिए दे रहे हैं? भूमाफिया के खिलाफ पक्ष में दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी के पक्ष में दे रहे हैं, अपराधी के पक्ष में दे रहे हैं, किसी मुसलमान के पक्ष में नहीं दे रहे हैं, किसी दलित पिछड़े के पक्ष में नहीं दे रहे हैं, वो अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए पक्ष में दे रहे हैं। तो यही तो आपका असली सामाजिक न्याय है। आप न तो कश्यप को कुछ देना चाहते हैं, न राजभर को देना चाहते हैं, न रघुवंशी को, न बंजारा को, न बिहार को, न ही उत्तर प्रदेश के पाल प्रजापति लोहार को कुछ देना चाहते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं सामाजिक न्याय, और जुबान तक सीमित रखते हैं। सिर्फ टीवी पर आकर बयान देते हैं। अब्दुल्ला आजम खान साहब ने क्या कहा कि आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं समाज को, आप जैसे लोग संगठन को बर्बाद कर रहे हैं, दल को बर्बाद कर रहे हैं, और इसी का नतीजा रहा कि आप जैसे लोग जिस तरीके से गुंडों की भाषा बोलते हैं। अरुण जी ये बताइए कि कौन से मसले पूर्वांचल में लेकर आप लोग उतरने वाले हैं? देखिए, पूर्वांचल में शिक्षा का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और पूर्वांचल में सबसे बड़ा जो उत्पीड़न हो रहा है, जैसे जो जमीन पर बसा हुआ है लंबे समय से उसकी जमीन को उजाड़े जा रहे हैं, और छोटे छोटे जैसे जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खंजा, पुल पुलिया, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने पर जा रहे हैं। ठीक, आनंद दुबे जी, बार बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात होती है, इसी को लेकर राजभर साहब से दूरियां भी बनी थी। ये जो उत्पीड़न की बात कह रहे हैं, ये क्या है? ये आप लोग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आम आदमी और पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए कार्य कर रही है। आप देखिए ना, इस देश में सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किस दल ने किया? आज जो हमारी सरकार में आप देखिए किस तरह से हमने सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, किस तरह से हम उत्तर प्रदेश में घर घर शौचालय देने का काम कर रहे हैं, गरीबों के मकान बनवाने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80% आबादी को राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह के कुपोषण की समस्या ना हो, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनको इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं उनके लिए हम लागू कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है कि जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, जिसको आजादी के बाद से लगातार गुमराह किया गया, जिसके नाम पर सिर्फ सियासत की गई और उसको कुछ नहीं दिया गया, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जाति से, धर्म से, जमात से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना स्नेह दे रहे हैं, और यही वजह है कि हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया नहीं है, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि पूर्वांचल की तरफ पूरी लड़ाई फोकस हो रही है, और देखने वाली बात होगी कि 2024 जैसे जैसे करीब आएगा किस तरीके से रणनीतियां बदलेगी। उत्तर मांगी प्रदेश में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।